Hello everyone, welcome to Sports Charcha's next episode with Aman Best. He's a calisthenic athlete and he has represented India in multiple international levels as well. And he is one of the loudest voice in the calisthenic sport in India. Aman, welcome to this podcast, and thank you कि इतने short notice में you came in and you are open to share your stories with us and with the audience as well. Aman, like I want to start with very basic. ये sport कैसे आपने pick किया? ये how it got introduced to your life, and सबकी एक story होती है how they pick up the sport, and वहाँ से start करना चाहता हूँ. Thank you so much, Sagar, for inviting me. It's a pleasure, yeah. एंड इसका जो स्टार्टिंग है, मैंने जो स्टार्ट किया था अपना स्पोर्ट, इसका बहुत इमोशनल बैकग्राउंड है. तो क्या हुआ था जब मैं छोटा था, मतलब 8th क्लास 9th क्लास में, उस टाइम पहले की बात है. तो उस टाइम मैं दादाजी के पैर दबाता था अपने. ओके, Nice that we all do, yeah. सो दादाजी के पैर दबाता था. तो मैं काफ़ी स्किनी था. मेरे दादाजी बोलते थे कि तेरे हाथों में जान नहीं है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, कैसे हाथ है तेरे. तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे. तो तब मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास कुल्हाड़ी होती थी. तो मैं लकड़ी काटता था. लाइक हमारे जो सर्वेंट्स होते थे वो लकड़ी के पेड़ लाते थे काफ़ी बड़े बड़े. तो मैं उनको दिन भर लगा रहता था काटने में. और धूप आ रही है, बरसात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, 1-2 घंटे 3-4 घंटे रोज़ का था ये काटने का, लकड़ी काटने का. फिर उससे थोड़ा थोड़ा हाथों में पावर आने लगी, लैट्स बनने लगे, काफ़ी सारी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होने लग गई. फिर तब पैर दबाता था तो लगता था उनको कि हाँ पावर बढ़ रही है. तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था दादाजी से भी. फिर उसके बाद मेरे एक भाई थे, वो मॉडलिंग करते थे, कज़न. तो वो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पाता था उस टाइम, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था. और पेरेंट्स का भी माइंडसेट था कि हाइट रुक जाती है, पर स्टडीज़ में ध्यान नहीं होता, ये सो वो. और हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं थी जिम्स की इतनी. तो मैं नहीं जा पाता था. तो घर की कुछ वर्कआउट बताई भाई ने कि ये कर, डिप्स कर, पुशअप कर, स्क्वाट कर, ये सब करता था मैं. फिर उसके बाद मैं जब मैं 12th के एंडिंग में एक पार्क में गया अपने दोस्त के साथ. वो जो दोस्त है वो तो आर्मी में चला गया अभी. वो भी अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर में है, जो सबसे हाई बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ पे. तो हम दोनों कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया हम दोनों ने, पार्क में झूलना वूलना. तो हमें पहले पता नहीं चला 2-3 महीने की हम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं. तो जैसे हमसे कोई पूछता था कि तुम क्या करते रहते हो पार्क में, हम बोलते थे हम पावर योगा करते हैं. फिर वो तब 1-2 महीने बाद पता चला कि अच्छा हम कैलिस्थेनेटिक्स कर रहे हैं. हम यूट्यूब में वीडियो देखते थे कि क्या चल रहा है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. तो कैलिस्थेनेटिक्स भी आता रहता था हैशटैग करके. तो हम बोलते थे कैलिस्थेनेटिक्स कर रहे हैं. फिर बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद जब अच्छी खासी स्ट्रेंथ बन गई, तो कैलिस्थेनिक्स आया नाम कि अच्छा हम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं. फिर 12th के बाद जब मैंने 6-7 महीने किया, मैं अच्छा हो गया था मैं कैलिस्थेनिक्स में. मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, मेरे फादर भी फुटबॉलर रहे हैं एंड क्रिकेटर रहे हैं, हॉकी प्लेयर भी रहे हैं वो. तो मैंने जल्दी पकड़ लिया था स्पोर्ट्स. तो मैं 12th के बाद हिमाचल गया एक फ्रेंड के घर में, वो भाई हैं. तो उनके वहाँ पे गया, उन्होंने हमने वहाँ पे स्कूल्स में वर्कशॉप दी, कॉलेजेस में वर्कशॉप. After 12, you started training in calisthenics. Yeah. Wow, that's a great journey. Yeah. Just after 12th, then वहाँ से मैं वहाँ पे 1 महीना मैं रुका. वहाँ से मैं वापस आया हिमाचल, पालमपुर से. फिर मैं देहरादून में अपना छोटा सा सेटअप किया. वहाँ पे मैं दिन भर ट्रेनिंग करता रहता था. वहाँ पे मैंने खेत में ही कर रखा था सेटअप अपने. तो ये सब कर करके जब मैं एक शो हुआ, उसमें मैं सेकंड आया इंडिया में. तो घर वालों को कॉन्फिडेंस आया कि ओके
कि इसमें भी कुछ है, क्योंकि पहले तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था ऑब्वियसली कि क्या कर रहा है, कोई स्पोर्ट थोड़ी है ना, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स तो वही होता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब। तो कोई स्पोर्ट ही नहीं खेल रहा है तो कुछ भी करा जा रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है, लटक रहा है, बंदर है। दोस्त लोग बोलते थे कि कैसा लटकता फटकता रहता है। तो जब कंपटीशन जीता, इंडिया में सेकंड आया, तो सब कॉन्फिडेंस आया, जो ताने थे वो तालियों में बदले। तब मैं नेशनल्स खेला दोबारा, उसके अगले साल जब मेरा अच्छा खासा सेटअप लग गया, मैंने ट्रेनिंग करी, तब मैं 2 नेशनल्स जीता साथ में। तो एक फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने गया, फिर दोबारा से एक शो में प्रमोट हुआ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो तब मैं हैदराबाद आ गया हूँ, 1 साल हो गया मुझे हैदराबाद में। दिस इज़ 2025, आई केम हियर इन 2024 अप्रैल। तो मैं जज करने आया था यहाँ पे कंपटीशन, मैं जज किया, और अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, अपनी खुद की ट्रेनिंग भी करता हूँ, जो आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिशन्स होने वाले नेशनल इंटरनेशनल, उन सब की ट्रेनिंग यहीं पे करता हूँ। तो अभी यही चल रही है जर्नी। ग्रेट। मतलब सी आपके पूरी जर्नी में एक डिटर्मिनेशन है, एक पैशन है, एक एम्बिशन है कि मेरे को प्रूव करना है स्पोर्ट में। एंड सी एवरी एथलीट जो एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में, पहले तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, अपने खुद को प्रेजेंट कर रहा है, एक जैसे कैटेगरी क्रिएशन बोलते हैं, आज काफ़ी बात हुई कैटेगरी क्रिएशन पे अदर पैनल डिस्कशंस में। सो जितना मुश्किल एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रॉपर्टी निकाल के उसका मार्केट बनाना है, उतना ही मुश्किल अपने स्पोर्ट्स को एज एन एथलीट लेके जाना और उसको एक सिग्निफिकेंट पोडियम में पहुंचाना और एक छवि बनानी, है ना, कि वो स्पोर्ट आपके थ्रू बहुत लोग जाने, है ना, उसकी आवाज़ बनना, ये बहुत मुश्किल काम है। एंड जितनी भी आपने अभी तक अचीवमेंट्स इसमें की हैं थ्रू आउट दिस जर्नी, उसमें काफ़ी डिटर्मिनेशन दिखता है कि यार आपने ये नहीं सोचा कि इसमें कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्रिकेट जैसा वाइब्रेंट स्पोर्ट तो नहीं है, ये फुटबॉल जैसा जहाँ पे आपके पास बहुत सारे इकोसिस्टम सपोर्ट्स हैं टू बैक यू एंड ऑल। इसमें वही है कि आप जैसे बोला आपने कि जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे हमने स्टार्ट किया पहले, तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कोई हमें बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये इतने टाइम में अनलॉक कर सकते हो। वो हमारी मेंटल पावर थी कि हमने पागलबंदा की समझा कि अच्छा इस मूव को अनलॉक करने में 4 साल लगेंगे, ठीक है आज से स्टार्ट करते हैं। और 4 साल हमें ये नहीं पता कि हम 2 साल बाद क्या करेंगे, 1 साल बाद क्या करेंगे, पर हमें ये था कि 4 साल लगेंगे, तो 4 साल तक वही कर रहे हैं, 4-4 घंटे वही कर रहे हैं, सुबह 4-4 घंटे शाम को कर रहे हैं। कोई न्यूट्रिशन नहीं पता था उस टाइम कि क्या होता है, बस वर्कआउट लगे हुए हैं, कोई डाइट नहीं, कोई स्लीप साइकिल नहीं, रात के 1 बजे भी उठ के कर रहे हैं वर्कआउट, तो कोई पैटर्न नहीं था वर्कआउट करने का। पर अब इतना हो गया है कि 8-10 साल हो गए कैलिस्थेनिक्स को इंडिया में, तो अब लोगों के पास ट्रेनर्स हैं जो सही गाइड करेंगे, क्योंकि हमें अपना एक्सपीरियंस है, हमने अपनी बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया और लोगों की बॉडीज में एक्सपेरिमेंट किया, उनको ट्रेन किया एथलीट्स को। मेरी जो जिनको मैंने ट्रेन किया है वो आज अभी नेशनल में फर्स्ट आए हैं, 2-3 नेशनल्स खेले इंडिया में, उसमें फर्स्ट आए हैं। तो उन बॉडीज में एक्सपेरिमेंट करके फिर उन सब अब लोगों पे अपॉर्चुनिटीज अब काफी इजी हो चुका है कि लोगों को पता है कि रियलिस्टिक गोल कितना टाइम में क्या होगा, इंजरी से बच सकते हैं। You said that you did some certification courses as well on the nutrition and so मैंने फिटर एप्लीकेशन में काम किया है 1 साल, तो उसमें ही उनके कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं वो किया है मैंने, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेशन के। तो आई यूज्ड टू कंसल्ट पीपल फॉर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो पर वो सब मैंने कैलिस्थेनिक्स करने के बाद ही किया है, क्योंकि मुझे जो साइंस समझनी थी, बॉडी साइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कोचेस हैं आज की डेट में जिनको ट्रेनिंग पता होता है, बट बायोमैकेनिक्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, दैट इज समथिंग जिसके लिए आपको अलग से जानना जरूरी है। और कैलिस्थेनिक्स इज समथिंग जहाँ पे ऑल मसल फाइबर्स, टिश्यूज, जॉइंट्स, एवरीथिंग इज चैलेंज्ड, राइट? उसमें यही है कि अपनी बॉडी को कैसे समझना है। हम जिम्स में जाते हैं, वहाँ पे तो मशीन होती है, अब आप इस जिम में जाओगे वहाँ पे अलग मशीन होगी, यहाँ पे जाओगे अलग मशीन होगी, वहाँ पे जाओगे अलग मशीन होगी। आप वहाँ पे पूछोगे इससे कैसे वर्कआउट होता है, वो बताएगा ऐसे करते हैं, ऐसे बाइसेप बनता है।
उससे पूछोगे वो बोलेगा ऐसे करते हैं, ऐसे बाइसेप करते हैं. Very static moments. हाँ. So Yeah. but when you do calisthenics, Yeah. just with your body weight, you know how to use your body to build your All body. muscle fibers, all tissues, all group muscle groups. Yeah, in all- that you don't need to learn about any machine. Just learn about your body. Like इस वर्कआउट से इस मूवमेंट को करके ये मसल बन रही है. जिम में क्या होता है, जिम में तो आपको मशीन को पढ़ना पड़ता है ना. इतना वो क्यों पढ़ना है जब आपकी बॉडी एक बढ़िया मशीन है, उसको यूज करो. तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था कैलिस्थेनिक्स का. मैं कभी फिर जिम भी नहीं गया जब से मैंने स्टार्ट किया कैलिस्थेनिक्स. मतलब मैं आज तक गया ही नहीं हूँ जिम. तो शूट्स करने ही जाता हूँ मैं जिम मोस्टली. लोग बोलते हैं कि तो तेज जिम की वीडियो है ये, तो वो वीडियोस वो रहती हैं जो मैं शूट, जैसे ब्रांड के प्रमोशंस होते हैं तो मुझे यूज करना पड़ता है, that setup उसी है के हिसाब से करना पड़ता है वो. पर मैं पर्सनली जिम नहीं जाता कोई. और See, there are a lot of bodybuilders जिनकी फाउंडेशन कैलिस्थेनिक्स है. बहुत बॉडीबिल्डर्स हैं जिनकी फाउंडेशन पावरलिफ्टिंग है. सो बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स से लोग उठ के आए. बहुत बॉडीबिल्डर्स हैं जो NBA प्लेयर्स से had that size and height and skeletal structure. So people have transitioned from different sports, but calisthenics मुझे लगता है कि for your forearms, for your joint, for your all muscle groups and the control on your body, है ना, it gives, मुझे आज तक वो agility, वो abilities किसी भी बॉडी बिल्डर में नहीं दिखे या पावर लिफ्टर में. And a calisthenic athlete can actually pick up a sport very agile as well. And मुझे लगता है कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते होंगे, they might be like कि यार मुझे तू हैंडस्टैंड सिखा दे, कि मेरे को एक हफ्ते या एक महीने में हैंडस्टैंड करना है. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, या लोग किस तरीके से आते हैं आपके पास? सो जैसे ये है, पहले तो बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर, जैसे वो लोग हैं जो उनका अपना स्पोर्ट है एक अपना. लाइक अगर वो जिम जा, तो मैं पहले बात तो ये बोलता हूँ कि जो नॉर्मल पर्सन है हमारी तरह, जो नॉर्मल है, नॉट एथलीट्स, जो नॉर्मल है, उनको जिम नहीं जाना चाहिए. उनको नॉर्मल घर पे वर्कआउट करना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स फाउंडेशन. हाँ, या फिर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है या आपको पावर लिफ्टर बनना है या कोई एथलीट हो, आप क्रिकेट एथलीट हो या कोई सी भी एथलीट हो, और आपको जरूरत पड़ रही है जिम जाने की, तो जाओ. वरना वो आप लोगों के लिए नहीं है. वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए एक वर्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो, 200 किलो लगा सकते हो. वो नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्कर के लिए नहीं है. वो अगर आप घर के कोई वुमेन हो, घर में काम करो, तो आप घर में भी पुशअप मार सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कआउट हैं जो आप बॉडी वेट से कर सकते हो. तो जो एजिलिटी मोबिलिटी वाला सीन है वो तो उनका है बॉडी बिल्डर्स का, और वो ज़रूरी भी है, वो उनका स्पोर्ट है. तो हमारा स्पोर्ट अलग है. अब जैसे बास्केटबॉल है, उसमें अब लंबे लंबे लोगों का एडवांटेज होता है, तो उसमें चूज ही लंबे लोगों को करते हैं. स्विमर्स, उनकी ओवरऑल बॉडी फिजिक अच्छी होती है. कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स, उनके अलग अलग कैटेगरीज होती है. कुछ वो करते हैं सिर्फ वेटेड कैलिस्थेनिक्स, लाइक वेटेड पुल-अप्स, वेटेड डिप्स. तो वो काइंड ऑफ पावर लिफ्टिंग ही हो गया. वन रैप ऑफ डिप, वन रैप ऑफ दिस. तो एक मिक्स फॉर्म है फिटनेस की. It is categorized in 5 forms, the calisthenics. One is street lifting, in which you add as much as weight you can and you do one rep. Second is endurance. In that you do a circuit, like ये करो वो करो वो करो, जल्दी से जल्दी. Pistol squat, इतने squat, jump squat, push-ups, muscle-ups, dips, ये सब करना है. ये दूसरी कैटेगरी है. तीसरी कैटेगरी is holdings, like statics, like one arm hold, planche hold, front lever, back lever, human flag, handstand hold. They calculate seconds in it, कितने seconds के लिए कर रहा है बंदा. So इसमें combos लगाने होते हैं. अच्छा. Like you go in planche, then you go to handstand, then from there one arm handstand, then planche, handstand. Okay. Like okay, cycle. Yeah. Variations you can do. हाँ. तो वो 1 मिनट बोल देते हैं कि 1 मिनट तक के लिए आपको कुछ भी करना है. हाँ. तो competitors होते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं. Okay. जिसका ज़्यादा better होता है. अच्छा. They scored on the basis of forms and transitions and all. Yeah. तो उस That's the third one. फिर डायनामिक्स आता है. डायनामिक्स में लाइक बार में इधर उधर देखा होगा आपने, स्विंग करते हैं काफी बड़े बड़े स्विंग्स. तो और उसमें मूव्स होते हैं कुछ स्किल्स. डायनामिक्स इज मोर अराउंड जिमनास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो बट द थिंग इज कैलिस्थेनिक्स इज हार्डर देन दैट, बिकॉज
इन जिमनास्ट दे यूज वुडन बार, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी टेंजिबिलिटी होती है। हाँ, ये बिल्कुल सॉलिड बार होता है। इसमें आपके बॉडी को मे बी स्ट्रेंथ होनी बहुत चाहिए, प्रेशर पड़ता होगा जॉइंट्स पे। प्रेशर पड़ता है आपको, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है कि आपकी बॉडी वैसी लगे जैसे जिमनास्टिक्स में लगती है। ओके, तो दैट्स द डायनामिक्स। द फिफ्थ वन इज freestyle. It is the combination of this statics and dynamics. Okay. So when you combine both, like doing those skills and then suddenly you go for a planche or handstand on the bar only, and then front lever or different skill, so that is called freestyle. उसका अलग competition होता है, like सारे। तो ये कुछ categories हैं इसकी। In calisthenics, as a sport, these are 5 events in it. Yeah. 5 events. That's great. I think किसी ने इतने डिटेल में नहीं देखा है, नहीं समझा है इसको। And I think हर पांचों events की preparation is strategically different. Yeah, so Completely. if I am a freestyle athlete, I can't compete in Weighted and all. weighted because उसके athletes ही अलग होंगे, like उनका फिर heavy built dynamo- होगा, yeah, just like dynamo- power lifters, yeah. उनका heavy built होगा, endurance के बिल्कुल shaped होंगे perfect। I've seen people just doing that in the gym. Daily आके they'll do heavy dips, pull-ups, weighted pull-ups, weighted dips, or else there are 2-3 things that they do daily, and it helped their body as well. So I used to train for powerlifting. तो basic हमें जो foundational training था, जो foundation है powerlifting की, daily आके 3 चीज़ें करवाते थे, dips, pull-ups and push-ups, बस वही in circuit 5 सेट तो एक सेट जो होता था वो डिप्स, पुलअप्स, पुशअप्स, ये एक सेट है। अब इसके 5 सेट करने हैं एंड उसी में एवरीथिंग इज सोर। सो यू आर अ फ्री स्टाइल एथलीट एंड यू ट्रेन कैलिस्थेनिक्स में फ्री स्टाइल के लिए यू ट्रेन पीपल। टेल अस मोर अबाउट इट। एनीवन हु वांट्स टू, आई थिंक इन द अपीयरेंस, इन द स्पेक्टेटर साइट, इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग। आफ्टर आई थिंक डायनामिक्स भी है जो काफी एक्साइटिंग है। तो व्यूअर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग कैलिस्थेनिक्स में कौन से इवेंट्स रहते हैं जिसको लोग एकदम प्लीज करते हैं? सो फ्री स्टाइल के जो इवेंट्स होता है वही सबसे ज्यादा अच्छा देखने लायक होता है। फ्री स्टाइल, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। तो फ्री स्टाइल का अलग होता है, डायनामिक्स का अलग होता है, स्टैटिक्स का अलग होता है। बट जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में दोनों में अच्छा होता है वो फ्री स्टाइल में कम्पीट करता है। ओके, तो लाइक वो अपनी एनर्जी बाकियों में वेस्ट नहीं करता। ओके, तो मोस्टली इंडिया में स्टैटिक्स का और फ्री स्टाइल का होता है। तो डायनेमिक्स का कभी कभी किसी कॉम्पिटिशन्स में होता है। इट्स रिस्की एज वेल आई थिंक। नो, इट इज रिस्की बट इट्स नॉट दैट हार्ड। कॉम्पिटिटर्स भी कम होंगे इस पे आई थिंक। हाँ, काफी कम लोग ही उस पे। कॉम्पिटिटर्स तो काफी सारे आते हैं नहीं, इंडिया। ऑन द डायनामिक्स इवन यू सी पीपल, या काफी अच्छा लेवल हो रखा है इंडिया का। सो एक्स जिमनास्ट प्लेयर्स भी आते हैं क्या उसमें जो जिमनास्ट नहीं? ओनली द कैलिस्थेनिक्स में जिमनास्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बार ही उनके लिए बहुत डिफरेंट है। पहले तो लाइक उनको फ्लेक्सिबल बार मिला है अभी तक 8-10 साल से वही कर रहे हैं उसमें। अब उनको लोहे का बार मिल जाएगा बिल्कुल स्टिफ, वो बॉडी की स्ट्रेंथ उसमें नहीं लग पाएगी उनकी। ओके, जो इंडिया में जिमनास्ट है तो वो जो आप फॉरेन के जिमनास्ट देखते हो वो रिंग्स में देखे होंगे आपने कैसे अलग अलग चीजें करते हैं। तो उनकी जो मसल्स होती है वो बिल्ड होती है बिल्कुल, और जो बाकी घूमने वाले होते हैं डायनेमिक्स करते हैं वो स्किनी होते हैं। तो जो स्किनी लोग होते हैं वो डायनेमिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो रिंग्स में करते हैं, जिम्नास्टिक रिंग्स में अपना वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए उनका बिल्ड अच्छा होता है। the conditioning stability and all सब उनको उनके muscle fibers सारे यूज हो रहे हैं to maintain and attain that stability during their motions. बट अभी इंडिया में जिम्नास्ट का उतना लेवल नहीं है कि वो सब कर सके वो। मतलब it's a controversial statement. No, we are doing great in gymnast. I have starts as no, we are doing actually great in gymnast. But the thing is उसमें भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं। एक हॉर्स हो गया, आपका पैरेलल बार हो गया, और स्ट्रेट बार हो गया वुडन, और एक रिंग्स हो गया। तो रिंग्स में कम है जो उस लेवल का कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ रिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो रिंग्स, हाँ ठीक है। तो जो रिंग्स में कम है जो इतने स्ट्रॉन्ग है जो कर सकते हैं चीजें जो बाहर वाले करते हैं, तो इसलिए स्ट्रेंथ कम है अभी। So
क्या हम लाइक यू आर फ्री स्टाइल एथलीट, व्हाट आर द बेसिक थिंग जो लोग आते हैं आपके पास जानने के लिए कि यार मेरे को भी यही करना है, ये मोमेंट करना है, हाउ विल आई बी एबल टू अचीव इट? जैसे अपन बात करते कि हैंड वॉक्स है ना, सो व्हाट आर द बेसिक फाउंडेशनल थिंग कि सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे नीड टू अचीव So स्टेप बाय स्टेप? once the client come to me, a student comes, कि मुझे ये सीखना है, so first of all उसको ये बताना होता है कि रियलिस्टिक में कितना टाइम लेगा. ओके उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक सिचुएशन में लाना पड़ता है. उनको लगता है कि हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना करेंगे हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता. उसको थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में. उनको बताना पड़ता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तब जाके वो चीज़ें खुलती हैं. So if I am able to do crow pose and I can hold it for suppose a minute, will I be able to do handstand? नो. Okay, so वहाँ क्योंकि मेरे को ये लगता था यार crow pose हो जाता है, बट फिर उसके बाद नहीं, तो what is the steps क्या है? हैंड स्टैंड सीखने के लिए प्रोपोज करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, सो उसके लिए आपको बॉल Ball. चाहिए बस एक, और समझना है आपका पोस्चर, लाइक आपके शोल्डर्स एलिवेटेड है कि नहीं है. Okay. प्रोपोज में आपको एलिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती. yes, आपका ऐसा रहता है. Yes. हैंडस्टैंड में आपके हाथ ऐसे हैं, yeah, सो यू नीड टू लर्न दिस एलिवेशन. Okay. यू हैव टू engage your shoulder Yeah. delts, yeah, you have to try to touch your shoulder to your ear and engage your core. प्रोपोज में आपकी कोर एंगेजमेंट रहती है, आप बस बैलेंस करते हो Yes. इससे. तो काफी सारी चीजें जो एक्टिव ही नहीं है आपकी, तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता, से होल्ड नहीं हो सकता. फिर आपका बैलेंस, जो फिंगर्स है हमारी फाउंडेशन है हैंडस्टैंड की. हम जब हैंडस्टैंड में जाते हैं तो उल्टा गिर जाते हैं. true, क्यों? क्योंकि हमारी फिंगर्स स्ट्रांग नहीं है ना. yeah, जब हम आगे इसको होल्ड कर रहे हैं, yes, तो अगर हम आगे गिरने वाले हैं तो हमारा सारा प्रेशर फिंगर्स पे आएगा. yeah, तो हमारी फिंगर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसको संभाल पाए, तो हम Yes. गिर जाते हैं. yeah, पर हमारा पाम स्ट्रांग रहता है तो हम इसलिए इधर नहीं गिरते, हम बस बेल आउट नॉर्मली आते yeah, हैं गिरते हैं. yeah, तो जब हमें ये पता चलेगा कि हमारी फिंगर्स कैसे स्ट्रांग करनी है हैंड स्टैंड में, yeah, तो उसको धीरे धीरे स्ट्रांग करके हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे. we'll be able to use it Yeah. as leg का जैसा Yeah, बैलेंस जैसे है. हम आगे गिरने वाले थे पर हाँ. हमारी फिंगर्स कंट्रोल कर रही थी ना, और कुछ नहीं कर रहा था. तो जो फाउंडेशन है वो नीचे है सबसे पहले, इसको स्ट्रांग करना है. फिर आपको एल्बो स्ट्रेट रखना, इसको एलिवेट करना very है. basic muscles. नेक का कैसे रखना है, Okay, कोर को कैसे एंगेज करना है, okay, थाइस को कैसे फ्लेक्स करना है, टोज को Okay. कैसे पॉइंटेड रखना है. Yeah. तो ये सब चीजें होती है. ब्रीदिंग भी साथ में कंट्रोल करनी है आपको उस yes, टाइम. तो ये सब को मिला के एक स्किल डेवलप होती है. yeah, तो अब आप जब बच्चे थे, yes, ठीक है, आपको कितने साल लगे होंगे चलने में जब आप पैदा हुए? yeah, definitely 2 साल 2.5 2 साल 2.5 साल. और 2 साल 2.5 साल में आप चलने लग गए, सोचो. और उस टाइम आपको पता भी नहीं था कि कैसे चलना, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, क्योंकि समझ नहीं थी. अभी मान लो आपको चलना है हाथों पे. अगर आप हाथ पे भी चलना शुरू करते हैं आपको 2-2.5 साल लगते हैं. true, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको किसी ने बताया तो नहीं कि पैर पे चलना है, वो आपने देख देख के करा. yes, तो इसमें भी आप को 1 साल तो लगेगा एटलीस्ट आपकी बॉडी को उसमें आने में, क्योंकि अब आपकी बॉडी भी ग्रो हो चुकी है. तो लोग समझते नहीं है, तो लोगों को लगता है एक महीने का गेम है, 2 महीने का है, Yeah. हाथों में तो खड़ा होना है. बट वो कंट्रोल आने में, जैसे आपको बचपन में इंजरी फ्री वो अचीव करने में स्ट्रेंथ डेवलप करने में, चलो स्ट्रेंथ है आपके उसमें, बट उसको अडेप्ट करने में पोजीशन को, ऐसे जाते ही सर पे खून आ जाता है, चढ़ जाता है शुरू में. तो ये सब सीखने में टाइम लगता है. और लोग अगर इसको सोचते हैं कि जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, It requires patience, है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. लाइक पहले तो हैंडस्टैंड है, फिर उसके बाद हैंडस्टैंड पुशअप्स, वन आर्म हैंडस्टैंड, प्लांच पुशअप. तो ये जर्नी स्टॉप नहीं होती. ये बहुत बेसिक चीज़ है हैंडस्टैंड, और इसमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं. और इसके लिए रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ लगेगा ही लगेगा. तुम ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो सकते कि यार आज कल 2 सेकंड का हो गया था, परसों नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, ऐसे. सो जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सो कमिंग बैक टू व्हाट आर द बेस्ट institutes or coaches or training institutes or personal trainers that are there in India for calisthenics coaching or training in any category? So there are many,
actually. So it depends who is training you. Like there are athletes who are training online. Let's come to the institutions. कुछ facilities से आते हैं, then we'll go to trainers. Facilities कोई है proper calisthenics training के लिए in India? There are many जैसे communities हैं जिन्होंने like जो build कर रही है calisthenics. Open setups बना रहे हैं या closed setups बना रहे हैं? They are using open infrastructure or in a closed isolated environment? Close also, open also. There is AISW, there is Elysium Park in Mumbai. उनके भी 2-3 branches है. AISW की भी 2-3 branches है. और यहाँ क्रेटोस कैलिस्थेनिक्स एरिना इन हैदराबाद, और भी काफ़ी सारे हैं जो करते हैं इसको. हैदराबाद कैलिस्थेनिक्स एक पेज है. What I, as a business point of view, what I feel it like, अगर ये किसी पब्लिक प्लेस पे ओपन में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर ये चल रहा है ये कम्युनिटी, एंड देयर ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल जो वहाँ पे ये कर रहे हैं ट्रेन, it will definitely engage more people into this and get knowledge around it. यार मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है and all. And from there, from those public open spaces, if you guys go out, create content, and same park, same facility को आप daily use कर रहे हो, it will gain more audience. और फिर वहाँ से वो facility you can replicate it to other. यार अगर तुम्हें start करना है, this is the membership fee that we charge on monthly basis. वो 4-5 लोगों का ग्रुप हो एंड उसको माइक्रो करके if you scale it, so open infrastructure will get digital visibility नहीं चाहिए यार, on ground visibility मिल रही. The crowd will get engaged and a community can grow. That I just thought. See, that happens, but usually parks में घूमने आते हैं छोटे बच्चे. Okay. और lovers. अगर पब्लिक प्लेसेस पार्क की जगह हम इसको पब्लिक में ओपन करें, सपोज देयर इज अ प्लेस लाइक सीपी. सीपी में सेंटर में ओपन कैलिस्थेनिक्स का सेटअप, व्हाट काइंड ऑफ फुटफॉल एंड क्राउड इट होल्ड्स ऑन डेली बेसिस. जैसे लड़के यार मॉल्स की बाहर जगहों पे वो गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं and it engages crowds and people start jamming with them. Yeah, I think 1% ही होंगे जिनको लगेगा कि मुझे करना है या मुझे किक मिल रही है इसको देखने में, करने में. मोस्टली लोगों को ये लगेगा कि पहले तो वो शॉक हो जाएंगे कि क्या चल रहा है. वो मॉल के बाहर ओपन कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज विल माइट बी अ ग्रेट स्पेक्टेटर थिंग एज वेल. या इट्स अ फ्री सर्कस. नहीं होगा ऐसे, क्योंकि मॉल में लोग आते हैं शॉपिंग करने, खाने पीने, मूवी देखने, और जो टॉप नॉच होते हैं जिनको आप बोलो प्रीमियम रखें, वो उनके ट्रेनर्स ही घर पे आते हैं उनके, या फिर वो पर्सनल ट्रेनिंग लेने जाते हैं. तो काफ़ी हार्ड है ये समझना, क्योंकि जैसे पार्क्स हो गए, पार्क्स में तो आपको फिटनेस इंथुसियास्ट मिल जाएंगे. ओपन जिम कॉन्सेप्ट जो बना है काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारे मिल जाएंगे. बीचेस एज वेल, बीचेस में भी ओपन जिम कॉन्सेप्ट इज देयर कि जो फिटनेस करते हैं, बट वहाँ पे जो ऑडियंस है उनको दिखाना, और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जिसको चाहिए भी वो उसको दिखे कि नहीं दिखे. मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें हम भी मिस कर देते हैं देखने में अगर कहीं जाते हैं तो ये ऐसा है कि 50-50 कि इट कैन वर्क और इट कैन नॉट वर्क. कैलिस्थेनिक्स एज अ स्पोर्ट किस स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है अकॉर्डिंग टू यू? कैलिस्थेनिक्स एक्चुअली सारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें आप मसल कोऑर्डिनेशन सीख रहे हो. सबसे बड़ी बात, आप वर्कआउट कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग आप सीख रहे हो कि इतनी मुश्किल कैसे मूवमेंट पे कैसी ब्रीदिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है बॉडी को, बैलेंसिंग सीख रहे हो आप. इसमें मोबिलिटी आ रही है आपकी बॉडी में, आपके रिफ्लेक्स स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो रहा है, आप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो रही है, बैक की, शोल्डर्स की, स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है. 7 चीज़ तो ये हो गई, और साथ में आपकी फिजिक भी हो रही है. अगर आप बाद में कभी क्या पता बॉडी बिल्डिंग में जाओ तो आपकी बॉडी ट्रेंड है कि आपको इंजरी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग हो जाएगी कैलिस्थेनिक्स के. बाकी क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस
कोई सा भी स्पोर्ट हो फुटबॉल, तो उसमें भी मैंने भी देखा है कि जैसे मैं खेलता हूँ ना, तो मुझे ऐसी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई भी स्पोर्ट खेलने में। अगर मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ तो मुझे एक दो बार समझना बॉडी कोऑर्डिनेशन हाँ, इज देयर, माइंड एंड मसल एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इज मेरे देयर, लिए बहुत इजी हो जाता है कोई सा भी स्पोर्ट को अडेप्ट करना। द मूवमेंट मोशन ब्रेन के साथ सिंक में लाना वो। और जैसे मेरे दोस्त लोग खेलते हैं बैडमिंटन मेरे साथ, तो बोलते हैं तू खेलता नहीं है, तेरे से बैक हैंड शॉट कैसे लग जाता है इतना बढ़िया। मतलब मैंने काफ़ी बार सुना है कमेंट्स। तो जैसे मूवमेंट्स होती है करनी, तो स्ट्रांग हो रखा है वो पार्ट, तो इसलिए काफ़ी ऐसी ऐसी मूवमेंट्स होती है जो चीजें कर देते हैं, दैट इज अनऑब्वियस। या Anything on the content creation side, you are a content creator as well. So how I see calisthenic athlete project themselves कि वो लोग online learning की steps दे रहे हैं, like if you want to do planche, human flag, or dynamic motions or achieve handstand, walking in your hands and all those things in certain timelines. एक वीक ये करो, एक वीक ये करो, you will be able to achieve it, and it's getting a lot of वो, and उसी में वो अपनी online training भी, PT भी they are pushing. Have you tried those such of contents for yourself? So PT देना is a fine thing for me, Yeah. for everyone actually, कि you're training a person, single person, but ये वीडियो बनाना कि एक दिन में ये करो, एक दिन ये करो, ये करो, I think they are doing it for lead generation. हाँ ये बकवास है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता। कोई 100 kg का बंदा है, वो 4 दिन बॉडी टाइप अलग है, everything हाँ, अलग है। कोई कुछ है, आपको नहीं पता, वो क्या पता उसका हाथ ही नहीं है, वो कैसे करेगा। तो ये सब देखना पड़ता है। Yeah. For basic lead generation, what exactly you do, how you use your online channel, we say Instagram, to get clients? What do you do for that? What is working out for you? So currently I'm not working online. Okay. So I mostly do weekend workshops, calisthenics workshops. Offline. Yeah, Okay. offline. So I'm planning to build a course of calisthenics For digital or for physical training? for digital and maybe physical also. We're planning about it, like test and all try will and be test physical. करो। But yeah, the thing giving people कि ये ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, तो ये नहीं चलता। इसके लिए भी Customization is needed, body type is Yeah, different, definitely. goal set करने पड़ेंगे, body समझनी पड़ेगी, डाइट समझनी पड़ेगी। Yeah. ये सब करना पड़ता ही है। ये हर चीज़ में होता है, और ऐसा नहीं है आप किसी को ये बोलो ये कर दे वो कर दे। I feel like ये चीज़ें from the learnings and the education fitness side में जो आपने किया है, that give you an insight कि biomechanics and body type is different, इससे and सबका एक चीज़ और होती है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि इसने बंदे ने मुझे बताया कि ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। और मुझसे हो ही नहीं रहा। मैंने ट्राई किया, पर ये तो हो ही नहीं रहा। क्या people can't do 5 push-ups as well, है ना? चलो वो तो ठीक है। And they get हाँ। demotivated. Basic चीज़ें कुछ से नहीं हो रही and they want to do extreme things. बट स्टेप बाय स्टेप भी अगर कोई बता रहा है, पर उसका बॉडी टाइप अलग है या कुछ अलग वो है, मोबिलिटी इशू है, कुछ है, Past injury है या shoulder वो नहीं mobility कर पा है। रहा है, तो उसको लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। Again, on the athlete side of thing, what are the basic injuries that you see people have, that are there? Very basic common injuries in calisthenics. What an athlete should see prior to training and post training to not have those injuries and to be away from those basic things. अगर वो कर ले तो ये injuries नहीं होंगी। How do you? मोस्टली जो सबसे कॉमन होती है वो एल्बो, रिस्ट एंड शोल्डर इंजरीज होती हैं। तो प्रॉपर वार्म अप ना करना, टेक्निक गलत यूज़ करना, बार को पकड़ने की भी टेक्निक्स होती हैं। आप जैसे ये देख सकते हो आप, तो ये जो मार्क्स हैं, यहाँ से भी बार पकड़ते हैं हम, और यहाँ से भी पकड़ते हैं, मतलब डिफरेंट एंगल्स ग्रिप्स होती है।
तो अगर कोई अपना गलत बॉडी वेट डाल रहा है, पूरा बॉडी वेट रिस्ट पे डाल रहा है, तो रिस्ट इंजरी होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ओवर यूज़ हो रहे हैं आपके एल्बो एक्सटेंशन में, या कोई ऐसा आपने कर दिया मूव कि एकदम से टूट गया या कुछ हो गया, तो वो रहता है। बाकी जो डायनेमिक्स है उसमें हम खुद से अपने शोल्डर्स को डिसलोकेट करते हैं, जानबूझ के करना ही पड़ता है वो, ताकि हम अच्छे से स्विंग ले पाएँ, घूम पाएँ। Okay, so it pops out and pops in अपने आप. Yeah, You've achieved that. yeah. Is it risky? No, it's not. अभी because Like, मुझे ये पता चला है. It not pops out and comes down. It's like it becomes very flexible. अच्छा, mobile. Yeah. मतलब Yeah. घूम जाता है वो एकदम अच्छा, शोल्डर। yeah. So shoulder mobility is you have achieved it on a different level जो basically नहीं है. No, With me if I डिस्लोकेशन ही बोलते हैं उसको। Okay. जो डिस्लोकेट हो जाता है ना शोल्डर, Yeah. तो जानबूझ के डिस्लोकेट करना पड़ता है घूम घूम के, ताकि अगर हम बाद में करें तो ब्रेक ना हो। Okay. ब्रेक होना और डिस्लोकेट होना, Yeah. डिस्लोकेट होना ज्यादा इजी रहता है ब्रेक होने से। नॉर्मल शोल्डर मोबिलिटी और मोशन से ज्यादा एक्सट्रीम यू हैव गाइस हैव अचीव्ड टू परफॉर्म व्हाटएवर यू डू इन योर इवेंट। या कोई ग्रेट अमेजिंग व्हाट आर द आइडियल बॉडी वेट्स टू एक्चुअली बी इन फॉर दीज इवेंट्स? देयर इज अ आइडियल आंसर कि एज लाइट एज यू कैन, बट व्हाट इज द कि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ मसल चीजें अचीव कर पाओ, तो वो आइडियल वेट रेंज क्या है? सो इन कॉम्पिटिशन्स, राइट, सो इसमें कोई ऐसा नहीं है वेट रेंज कि, और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर जितने पतले हो जितने लाइट हो, क्योंकि अब जो आपके स्ट्रीट लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें तो आपको हैवी बिल्ड चाहिए होता है, तो वो भी कैटेगराइज्ड है। अब जैसे मैं जैसे पहले एंड्योरेंस था, तो जैसे एंड्योरेंस एथलीट होते हैं तो उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लाइक क्योंकि उनको दोनों में एंड्योरेंस करना पड़ता है। मैं हूँ स्टैटिक एथलीट, तो मैं लोअर बॉडी पे कम काम करता हूँ ताकि अपर बॉडी, मेरी लोअर बॉडी लाइट रहे और मैं इजीली अपने अपर बॉडी से पूरी बॉडी को उठा लूँ। जो स्ट्रीट लिफ्टिंग वाले होते हैं उनको अपनी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। जो डायनेमिक्स प्लेयर होते हैं वो पतले पतले होते हैं थोड़े, लाइक जो डायनेमिक्स ही करते हैं सिर्फ, वो काफ़ी स्किनी टाइप के होते हैं, कुछ काफ़ी सारे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग थोड़े सही होते हैं फिजिक वाले, बट मोस्टली जो उनसे इजीली भी हो जाता है रोटेशंस एंड ऑल, स्पिनिंग एंड ऑल उसमें बार में, तो इस टाइप की कैटेगरीज होती है। बट जो आइडियल वेट होता है 60 to 70 kg is good. It's a great weight to be 60 in. to 70 for competition. और अगर आपको कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है, आप नॉर्मल इंसान हो तो आप किसी भी वेट पे कर सकते हो, किसी भी एज पे कर सकते हो, क्योंकि बॉडी वेट है। छोटी छोटी पुशअप भी करना भी कैलिस्थेनिक्स ही है। So again अमन, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है आपकी। फ्रॉम व्हाट आई सी, हाउ आई सी कि you have achieved a physicality or things that you see कि 1% या 0.1% लोग, 0.001% लोग कर सकते हैं वो, है ना? एंड वो अचीव करने के लिए देयर इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड स्टैटिक लाइक प्रोसेस, पेशेंस वाइज प्रोसेस दैट a calisthenic athlete goes through. And उसके बाद having that zeal कि यार I want to train, I see a market in that कि मुझे ये है कि अब जो मैंने सीखा ये मैं सिखाना भी चाहता हूँ, है ना? तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एटीट्यूड है जो बहुत जल्दी आ गया। लाइक when you picked it up and you got an understanding, you started teaching as well, है ना? लोग खाली फ्लेक्स करते रहते हैं लटक लटक के, कोई नहीं बताना चाहता, है ना, हाउ टू अचीव दैट। ठीक है, तो वो दैट यू डिड एंड देन यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर कैरियर, जहाँ पे आपके पास कोई आइडल नहीं था, कोई जगह नहीं थी, आप एक बहुत छोटे स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से आते हो, एंड देन यू ट्रैवल्ड एंड कार्व्ड योर पाथ एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल एंड गॉट इनटू दिस very small community ecosystem. अब
you are in Hyderabad now, you might have seen कि यार यहाँ पे ये system vibrant है and culture है और आपको भी grow करना है and youth are staying here and I'm really excited to see how you grow the sport, what you bring out of it, how you grow this community and क्या क्या चीज़ें आप इस पे बना सकते हो in terms of creating an institution, training, curriculum out of it and brand engagement and your properties and you as a personal branding, how you place yourself, how you project yourself and how many lives you can impact through this spatially amazing sport like calisthenics. So thank you for your time. Thank you so much. Anything that you want to add here, we can. It's like जो आपने बोला कि ये सिखाना आपने स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिकली मैंने सिखाना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे किसी ने खुद से गाइड नहीं किया कभी कि मेरा कोई गाइडेंस किसी से गाइड नहीं कर कोई मिला नहीं कि जो सिखा दे और अभी भी कोई सिखाता नहीं है क्योंकि अब वो लेवल आ चुका है जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगा। तो जो इनिशियली स्टेज थी जब मुझे सीखना था तो कोई नहीं था सिखाने के लिए और उसके मैं यूट्यूब देखना ये देखना इंजरी करना अपने हाथ में इंजरी करना शोल्डर एल्बो ये सब इंजरी मुझे हो रखी है तो इन्हीं से इंजरी सीख के मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इंडिया में कोई आगे रिप्रेजेंट करेगा तो उसका थोड़ा जल्दी हो प्रोग्रेस। तो because you have made that path. हाँ, तो मुझे पता है कि वो कैसे अचीव करना है 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100. तो कैसे उसको जल्दी से जल्दी अचीव करना है। जब मैं वर्कआउट करता था मेरे रिस्ट में इंजरी होती थी, मैं किसी से हाथ नहीं मिला पाता था पूरा फटा रहता था, खाना मम्मी खिलाती थी हाथ से ही। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो स्किप हो गई हैं और एथलीट्स के लिए जिनको मैंने ट्रेन किया है। तो ये चीज़ के लिए अच्छा लगता है कि किसी को एक न्यू स्किल सिखा रहा और यू आर गिविंग बैक टू द इकोसिस्टम जहाँ पे आपने अपना पाथ खुद बनाया। इसका ये भी है कि कमाना भी था तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया सिखाना, फिर मैंने ऑफलाइन फ्री में इसलिए सिखाया क्योंकि था मेरे पास इनफ अपने लिए। कमाना इसलिए था क्योंकि सस्टेन करना है, क्या बोलते हैं आपका ये सप्लीमेंट्स सस्टेन करना है, हाँ सीखना न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें करने के लिए वो भी ज़रूरी है। तो ये सब था जर्नी। इसी एक एथलीट के लिए अगर आपको कोई स्किल आती है उसको आप मोनेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको फुल टाइम करना चाहते हैं, पैशन के लिए कर रहे हैं, आपकी नौकरी है साइड में आप खेल रहे हैं, तो आप कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आप फुल टाइम करोगे तभी आप इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर पाओगे या वो मानसिकता रखोगे, नहीं तो आपकी स्किल भी आपके साथ दब के चले जाएगी। सो जितनी भी लाइफ्स आपने अभी तक impact दिए थ्रू ये, and you're coming up with a digital course as well, and would love to see how you make it big and viable and how you reach to masses through your courses. Thank you. And all the best. Thank you so much. Yeah. Yep.